अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है इन फोकस और मैं हूं फहद हुसैन। पिछले 2 दिन से सारे मुल्क में चर्चा है उस ब्रीफिंग का जो नेशनल असम्बली के हॉल में हुई और जिसमें चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको मुख्तलिफ स्ट्रेटेजिक इशूज़ के हवाले से उनसे बातचीत हुई। उसके बाद एक डिस्कशन हुई, बहस मुबाहिसा हुआ, तकारीर हुई और ये एक तरीके से एक इत्तफ़ाक़ राय पैदा करने की कोशिश की गई कि जो हमारे स्ट्रेटेजिक मामलात हैं, खुसूसन वो सूरत हाल जो अफ़गानिस्तान में डेवलप हो रही है, भारत से ताल्लुकात हैं, कश्मीर का मामला है, अमेरिका, चीन, CPEC, ये तमाम बड़े जो इशूज़ हैं इसमें सियासी क़यादत को जो है वो एतमाद में लिया जाए और अपोजिशन और गवर्नमेंट को साथ बिठाकर और कोशिश ये की जाए कि कुछ हद तक जो है वो इत्तफ़ाक़ राय पैदा हुआ। अच्छा, अब इशू ये है नाज़रीन कि अफ़गानिस्तान की बड़ी लंबी बैठक थी, 7-8 घंटे की बैठक थी और उसमें जो सुनने में आया है कि मुस्बत किस्म की तकारीर हुई, मुख्तलिफ जो सियासी लीडरान हैं उन्होंने अपने अपने आइडियाज़ हैं उनको भी शेयर किया और ये भी सुनने में आया है कि बहुत ज़्यादा कुछ सियासी गुफ्तगू नहीं हुई, इसी तरह के मामलात पे जो है वो बहस चलती रही। अब सवाल, जो बड़ा सवाल उठता है वो ये है कि अफ़गानिस्तान में मामलात जो हैं वो गंभीर होते जा रहे हैं। वहाँ पे एक आम अब तकरीबन कंसेंसस हो गया है पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स में और शायद उससे बाहर भी कि सिविल वॉर जो है वो तकरीबन यकीनी हो चुकी है, यानी कोई मौजज़ा ही होगा कि कोई पावर शेयरिंग अरेंजमेंट बन जाए और तालिबान और जो अशरफ गनी गवर्नमेंट है वो मिलकर जो है कोई अरेंजमेंट बनाए। इसके इम्कानात जो हैं वो न होने के बराबर है। अगर ऐसा नहीं होता और सिविल वॉर वाकई में हो जाती है और वायलेंस जो है वो हर तरफ फैल जाता है तो उसका बराह रास्त इम्पैक्ट होगा पाकिस्तान पर हर हवाले से, चाहे वो रेफ्यूजीज़ के हवाले से हो, चाहे वो एक मिलिटेंसी और दहशत गर्दी में इजाफे के हवाले से हो। ये वो तमाम इशूज़ हैं जो अब इस वक्त सर फहरिस्त हैं पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स के लिए। हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, हमें क्या करने की ज़रूरत है? ऑप्शंस कुछ अच्छे भी हैं या तमाम बुरे ही हैं। और ये जो ब्रीफिंग हुई है इसके नतीजे में पाकिस्तान की जो सिविल और मिलिट्री क़यादत है उसमें उसके जहन में मज़ीद कुछ क्लैरिटी आई है। क्या गवर्नमेंट और अपोजिशन जो हैं वो कुछ हद तक कम से कम इस तरह के मामलात में करीब आए हैं? ये इंपॉर्टेंट मामलात हैं जो आज के प्रोग्राम में नाज़रीन मैं 3 अपने मेहमानों के सामने रखूँगा और कोशिश करेंगे कि मामलात जो हैं वो कुछ बेहतरी की तरफ जा रहे हैं जहाँ तक हमारी पॉलिसी का ताल्लुक है या अभी भी कुछ हद तक कन्फ्यूजन है। मेहमानों का तारुफ कराता हूँ, फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब सेनेटर अनवारुल्लाह काकर साहब, रहनुमा हैं बलूचिस्तान अवामी पार्टी के और ख़ुद भी उस ब्रीफिंग में शामिल थे जो परसों जो जुमेरात के रोज़ जो है वो हुई है। मेरे दूसरे मेहमान हैं जनाब खुर्रम दस्तगीर खान साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है, साबिक वफाकी वज़ीर हैं और इन मामलात को पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। और मेरे तीसरे मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं जनाब रुस्तम शाह मोहम्मद साहब जो कि साबिक सफ़ीर भी रह चुके हैं अफ़गानिस्तान पे और तमाम तर मामलात में उनकी बहुत नॉलेज भी है और एक्सपीरियंस भी है। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। अनवार साहब, अगर आप इजाज़त दें तो मैं अपोजिशन से शुरू कर लूँ पहले। खुर्रम साहब, ये जो ब्रीफिंग हुई है, खुर्रम दस्तगीर साहब, ये जो ब्रीफिंग हुई है इससे क्या कुछ हद तक जो अपोजिशन की जो एक शिकायत थी कि जी इन मामलात में उनको लूप में नहीं लिया जा रहा, उनको एतमाद में नहीं रखा जा रहा, कम्युनिकेशन टूटी हुई है और वो जो पॉलिसी मेकिंग में वो हिस्सादार नहीं बन पा रहे, इस ब्रीफिंग से ये जो रंजिश थी इसमें कुछ कमी आई है? देखिए, ऑपोजिशन की डिमांड जो अफगानिस्तान के बारे में है उसमें ज़रूर डेफिनेटली इंफॉर्मेशन भी दी गई, हमें कुछ बीच में कुछ इंटेलिजेंस के नगेट्स भी थे जो उसके अंदर आए और लेकिन ऑपोजिशन की आपको मालूम है जो असल ग्रीवेंस है इस्टेब्लिशमेंट से, उसका ताल्लुक अफगानिस्तान और उसकी ब्रीफिंग से नहीं है। तो लिहाजा वो टॉपिक तो छेड़ा ही नहीं ना जो असल वजह तनाज़िया है या वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र ना था, तो वो तो वहाँ वो एक अलग सब्जेक्ट है। ठीक है, अफगानिस्तान पे हमारी डिमांड थी कि हमें ब्रीफ किया जाए और कल मैं आपके नाज़रीन के लिए बता दूं कि परसों सिर्फ अफगानिस्तान पर ही ब्रीफिंग अगरचे कॉम्प्रिहेंसिव थी, उसमें अफगानिस्तान भी था, कश्मीर भी था, पाकिस्तान के इंटरनल चैलेंजेस भी थे, लेकिन जो गुफ्तगू हुई है उस मीटिंग में वो 8 घंटे सिर्फ अफगानिस्तान पर हुई और अफगानिस्तान के मामले में
जो हमें समझ आया है, जो हम समझ पाए हैं कि इस्टेब्लिशमेंट को इस वक्त ज़रूरत है गाइडेंस की। पाकिस्तान के सियासी जो मुंतखब इदारे हैं उनकी तरफ से, उनके 3-4 ऐसे सवाल खड़े हो गए हैं जो इस वक्त सिर्फ अफवाज पाकिस्तान उसका फैसला नहीं कर सकती। उसमें जब तक सियासी क़ियादत पूरी तरह इन्वॉल्व और कंसेंसस पैदा नहीं करेगी तब तक वो मामला हल नहीं होगा। एक तो 4 सवाल थे जो अब जिनका जवाब अभी तक नहीं आया और शायद अभी आने वाले दिनों में, आज जब दूसरी मीटिंग होगी तो आएगा। पहला तो हमें ये कहा गया कि अच्छा जी, इसमें जो माजी की गलतियां हैं उनको हम डिस्कस नहीं करेंगे। अब ये इशू जो है ये इतना आसान नहीं है। माजी को आप, जिसमें पाकिस्तान के ऊपर डुप्लिसिटी के बहुत सीरियस चार्जेस हैं और आज के नहीं है, एक डेकेड हो गया है और बड़े सख्त किस्म की किताबें लिखी जा चुकी हैं। एक तो वो इशू था। दूसरे जो आने वाले दिनों में सवाल ये है कि अगर अफगानिस्तान में, जिस तरह आपने कहा भी कि सिविल वॉर तो एक्चुअली 2014 से जारी है, जब से प्रेसिडेंट ओबामा ने अपनी जो सर्च थी वो विड्रॉ की थी और चंद हजार छोड़ दिए थे वहां फौज, तो सिविल वॉर तो तब से जारी है, 7 साल हो गए उसको। लेकिन अगर ये मामला खराब होता है और दोबारा से रेफ्यूजीज आते हैं तो पहला सवाल जो हमारे सामने रखा गया बतौर सियासी क़यादत कि क्या हमने अपना बॉर्डर खोलना है उन रेफ्यूजीज के लिए कि नहीं खोलना, और अगर खोलना है तो किस तरह मैनेज करना है, ये सवाल पूछा गया। दूसरा सवाल ये है कि अगर उस दौरान जो अभी यूएस चूंकि मुकम्मल विड्रॉल नहीं है और पाकिस्तान ने अभी भी जो है वो एयरलाइंस ऑफ कम्युनिकेशन की इजाजत दी हुई है, अगर अमेरिका अपने हवाई वेपन्स इस्तेमाल करते हुए कोई ऐसा हमला करता है जो पाकिस्तान की बॉर्डर के अंदर होता है तो हम क्या करेंगे? यानी उसका एक सिंपल सवाल यह है कि अगर कोई ड्रोन अटैक होता है जो पाकिस्तान की बॉर्डर के अंदर है तो हमारा रिएक्शन क्या होगा? और तीसरा सवाल ये है जिसका कि जी अगर तालिबान का टेक ओवर हो जाता है काबुल में बजोरे ताकत, तो क्या हम उन्हें 1996 की तरह रिकॉग्नाइज करेंगे या नहीं करेंगे? ये 4 सवाल हैं जिसका जवाब अगर बड़ी तब्दील हुई है लेकिन जवाब अभी आया नहीं है। ओके, अच्छा, ये तीनों बड़े अहम सवाल हैं सेनेटर अनवर साहब, तीनों बड़े अहम सवाल चारों। लेकिन मैं थोड़ा सा उस ओरिजिनल सवाल पे आता हूं। ये जो पूरी एक्सरसाइज हुई है, इससे आपको लगता है कि जो दूरियां थी जो वो कम हुई हैं और पॉलिसी मेकिंग में आसानी हुई है? कितना कंस्ट्रक्टिव रहा है ये जो सेशन हुआ है? साहब देखिए, ओवरऑल तो मैं समझता हूँ कि जो सेंस ऑफ एम्बियंस था वहाँ पे बड़ा कॉर्डियल इन्वायरमेंट था जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव गुफ्तगू हुई। इंडिविजुअल ओपिनियन जैसे अभी खुरम साहब ने, मैं उनकी पार्टी ओपिनियन के तौर पे उसको नहीं देख रहा हूँ बल्कि इंडिविजुअल असेसमेंट। इट इज़ अ वेरी वेल रेड गाय, किताबें शायद माशाल्लाह बड़ी पढ़ते हैं। लेकिन एक बात जिसकी मैं वजाहत करना चाहूँगा वो ये है कि पाकिस्तान पे जो डुप्लिसिटी की एलिगेशन, एक्यूजिशन, एक्सेप्शन, जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन में आप लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, हम खुद क्या कह रहे हैं अपने वोटर को विज़ावी मिलिट्री सिविलियन इम्बैलेंस के तहत अफ़गान पॉलिसी पे पास्ट के हवाले से। दूसरी बैनुल-अक़वामी दुनिया क्या कह रही है, जैसे इन्होंने किताबों का जिक्र किया, उसमें मेरे ख्याल में जो एविडेंस बेस्ड ओपिनियन है ये 2 डेकेड्स की प्रेजेंस की, वो जो सबसे रेलेवेंट ओपिनियन है वो सिगार रिपोर्ट की है। और वॉशिंगटन पोस्ट ने 3 साल कानूनी जंग लड़ी है उसको पब्लिश करने के राइट लेने के लिए। आज सुबह भी एक आइटम उसका छपा हुआ है और उसमें जो 97% जो उन्होंने नाकामी का जिम्मेदारी ठहराई है, वो खुरम साहब को भी इत्तेफाक मिले तो ज़रूर पढ़िएगा, वो पाकिस्तान को नहीं ठहरा, अमेरिका को खुद ठहराया। अमेरिका ने कहा है, 2 अल्फाज इस्तेमाल किए, मेंडासिटी एंड ह्यूब्रिस। मेंडासिटी से मुराद कायरीन आम जो उर्दू समझने वाले लोग हैं कि झूठ, दगा, मुनाफकत और ह्यूब्रिस गुरूर, तकब्बुर, इन 2 चीज़ों की बुनियाद पे वो कहते हैं कि $2 ट्रिलियन और 20 साल उनका ज़िया हो गया। यानी जिन वॉरलॉर्ड्स को आपने, जिसके अगेंस्ट तालिबान का राइज हुआ था, उनको आपने स्टेट इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग की तरफ, नेशन बिल्डिंग की तरफ जो प्रोजेक्ट के तौर पे लिया गया, वो हुआ है। 20 साल बाद जाने के उसी रेसिपी में आप वापस जा रहे हैं और उन्हीं वॉरलॉर्ड्स को आप आर्म कर रहे हैं टू काउंटर तालिबान, जिसका संजीदा सवाल है क्या ये पाकिस्तान की वजह से हुआ है? लेकिन मजबूरी असल में ये है, बात आपकी दुरुस्त है। मैं जरा रुस्तम शाह को भी इन्वॉल्व कर लूँ। रुस्तम शाह साहब, ये बात तो ठीक है जो सेनेटर अनवर साहब कह रहे हैं कि अमेरिका, ये जो रिपोर्ट का भी जिक्र कर रहे हैं वॉशिंगटन पोस्ट ने छापी है, उसमें बिल्कुल क्लियर है
लेकिन इशू ये कि वो तो अपनी फोर्सेस को लेके अब जा रहे हैं, मामला हम तो यहां मौजूद हैं, जो नजला है वो तो हमारे ऊपर गिरना है। तो अब रुस्तम शाह साहब, हमारे पास कोई अच्छे ऑप्शंस हैं इस टाइम, या तमाम ऑप्शन जो हैं वो खतरनाक हैं और बुरे हैं? कुछ न कुछ रिस्क का एलिमेंट ज़रूर है, लेकिन माजी से अगर हम सबक सीखें तो पहली बात तो ये है कि हम किसी एक ग्रुप, किसी एक शख्सियत, किसी एक पार्टी, किसी एक फैक्शन का साथ न दें। हम अफ़गानिस्तान का साथ दें, अफ़गान अवाम का साथ दें, अफ़गानिस्तान में इन्वेस्ट करें, न हिकमतियार में इन्वेस्ट करें, न किसी और वारलॉर्ड में करें, न तालिबान में करें, न किसी और में करें। यही वजह है कि अफ़गानिस्तान में जो पाकिस्तान के लिए गुडविल है वो तकरीबन ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि अफ़गानिस्तान में आम तासुर ये पाया जाता है कि पाकिस्तान अपने फेवरेट सीख कर रहा है और अपने फेवरेट्स को इंस्टॉल करने की, प्रमोट करने की कोशिशें करता रहा है, और ये अफ़गानिस्तान के एक्सपेंस पे करता रहा है। दूसरी बात यह है कि इंडिया सेंट्रिक एटीट्यूड जो है उससे भी हिंदुस्तान को तो आप छोड़ें, लेकिन अफ़गानिस्तान के अंदर उसमें बहुत ज़्यादा हॉस्टिलिटी अफ़गानिस्तान में क्रिएट होती है। वो समझते हैं कि हम एक सॉवरेन इंडिपेंडेंट कंट्री हैं, हमें अपने पॉलिसी फार्मूलेशन का हक़ है, हमें कोई डिक्टेट न करे, हमें कोई एडवाइस न करे कि हम किस मुल्क से किस नौइयत के ताल्लुकात चाहते हैं। हाँ, पाकिस्तान का ये हक़ ज़रूर बनता है कि वो मुतालबा करे कि अफ़गान सरजमीन हमारे ख़िलाफ़ ओवरटली या कोवर्टली इस्तेमाल न होने दी जाए। ये पाकिस्तान का हक़ है, जो भी हुकूमत वहाँ बनेगी उनसे ये मुतालबा किया जाएगा और वो इस पर गौर करेंगे। इस वक्त तो चूँकि वहाँ पे बॉर्डर अनसेफ है इसलिए हमले होते रहते हैं, लेकिन अगर हुकूमत बन जाए और वो अमन डिलीवर करे तो फिर पाकिस्तान को उनको तस्लीम करना होगा। ये बातें करना कि अगर तालिबान ताकत के ज़ोर पे कब्ज़ा कर रहे हैं तो हम ये करेंगे वो करेंगे, भाई जब अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा कर लिया तो उसने जो बनाई हुकूमत उसको तो आपने तस्लीम कर लिया। अब आप अगर तालिबान कब्ज़ा कर लेते हैं, आप कहते हैं कि हम तस्लीम नहीं करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ये तो बहुत मैं समझता हूँ कि जो अफ़गानिस्तान के जो डायनेमिक्स हैं और जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, जो ऑब्जेक्टिव रियलिटीज़ हैं, रुस्तम शाह साहब ये जो आपने नुक्ता उठाया है, रुस्तम शाह साहब ये जो नुक्ता उठाया आपने, ये मेरे ख्याल में इस कॉन्टेक्स्ट में आपने उठाया है कि इस वक्त जो हमें पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर से जो आवाज़ सुनने में आ रही है वो ये है कि अगर बाय फोर्स तालिबान जो है वो काबुल पर कब्जा कर लेते हैं तो फिर पाकिस्तान जो है वो उस तरीके से उनको सपोर्ट नहीं करेगा, या पाकिस्तान का कि ये तरजीहात में शामिल नहीं है। तो आप उस कॉन्टेक्स्ट में ही कह रहे हैं कि अगर वो ये कर लें इस तरीके से कब्जा, तो हमें रिकग्नाइज कर लेना चाहिए, हमें को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। फिर देखिए, अब तालिबान ये बात जानते हैं कि वो अकेले अफगानिस्तान पे हुकूमत नहीं कर सकते, उनको एक मल्टी एथनिक ब्रॉड बेस्ड डिस्पेंसेशन कायम करनी होगी, जिसमें ताजिक भी होंगे, उज़्बेक भी होंगे, हज़ारा भी होंगे, तुर्कमन भी होंगे, बलोच भी होंगे, बाकी धड़े भी होंगे। ये तालिबान अच्छी तरह समझते हैं और इसीलिए उन्होंने इन सब धड़ों से अभी कांटेक्ट कर लिए हैं। बल्कि रशीद दोस्तम का जो बेटा है बातूर, उनसे भी उनके ताल्लुकात हैं, इस्माइल खान से भी उनके ताल्लुकात हैं, पंशेर में उनके ताल्लुक। तो ये वो अभी कांटेक्ट कर रहे हैं इन लोगों से कि अगर हमारी हुकूमत बनती है तो आप लोग हमारी हुकूमत में शामिल होंगे। और ये अफगानिस्तान के लिए अच्छा इसलिए होगा कि इस वक्त एक बड़ी ख़तरनाक डेवलपमेंट फाद साहब हो रही है, और वो ख़तरनाक डेवलपमेंट ये है कि वहाँ पे मलेशिया बनते जा रहे हैं, प्राइवेट आर्मीज जो हैं इमर्ज हो रही हैं, और अफगान हुकूमत उनको इनकरेज कर रही है। और ये बड़ी वरींग बात इसलिए है कि अफगान हुकूमत शायद इसलिए उनको इनकरेज कर रही है कि एक ऐसा क्यास पैदा हो जाए, एक ऐसे हालात पैदा हो जाएं जिनकी बदौलत, जिनकी वजह से अमेरिका को दोबारा यहाँ पे इंटरवीन करना पड़े, जो मेरे ख्याल में नामुनासिब भी है और शायद मुश्किल भी है, क्योंकि ये वाकई में बड़ी बहुत ही खतरनाक बात है। हाँ बिल्कुल ठीक है। मेरे पास जरा ब्रेक का वक्त हो रहा है, लेट मी टेक अ क्विक ब्रेक। नाज़रीन वापस आते ही इशू जिस तरह आपने सुना कि मामला बड़े गंभीर हो गए हैं, सवाल ये है कि ये हम रेकग्नाइज तो कर रहे हैं, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो ये रेकग्नाइज तो कर रही है कि मामला क्या हो रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि हमारा, और ये मेरे ख्याल है ब्रीफिंग में बात हुई, मैं ब्रेक के बाद आके जरा पूछता हूँ अपने मेहमानों से, ये एक सेंस आया है कि हमारे पास अब तालिबान के साथ उस तरह की लीवरेज नहीं है जैसे कि एक ज़माने में थी, और पाकिस्तान ये कह भी रहा है कि अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे कहने से तालिबान कुछ कर लेंगे तो वो ऐसी बात नहीं है। अगर हमारी लीवरेज भी कम हो रही है दोनों तरफ,
काबुल गवर्नमेंट में तो पहले भी नहीं थी, तालिबान से भी अगर हमारी लीवरेज कम हो रही है और सिविल वॉर के नतीजे में जो है वो तालिबान जो है वो पावर में आ रहे हैं, तो उसका फॉल आउट हमारे पे क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट इशू है। इस पे हमारी तैयारी है, हमारी सोच है, हमारी प्लानिंग है, ये जरा इसमें मैं बात करना चाहूंगा इस ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदेद। अच्छा, अभी जो डिस्कशन हो रही थी ब्रेक से पहले, उसमें खुर्रम दस्तगीर साहब ने बताया कि जो 4 बड़े अहम इश्यूज थे जिसपे इस ब्रीफिंग में बात हुई, एक तो था कि जी जो माजी में जो भी पॉलिसीज थी, अगर वही वापस हम जाके उन पर बहस शुरू कर दें तो कोई फायदा नहीं है, तो उसको अगर हम साइड पे कर दें। उसके अलावा 3 बड़े इंपॉर्टेंट इशूज हैं, मैं एक बार फिर दोहरा देता हूं क्योंकि इस पर बात करना बड़ा जरूरी है। एक तो उन्होंने ये सवाल पूछा गया जिसपे पाकिस्तान ने और पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने और सियासी क़यादत ने और अस्करी क़यादत ने ये फैसला करना है। पहला तो है कि जब अगर रेफ्यूजीज आना शुरू हुए अफगानिस्तान से, तो पाकिस्तान की पॉलिसी क्या होनी चाहिए, यानी उनको ब्लॉक कर देना चाहिए, उनको रोक देना चाहिए ताकि वो ना आ सकें, या उनके लिए कोई खसूसी इंतजाम करने चाहिए, क्या करना चाहिए? एक तो इस पर फैसला करना है। दूसरा ये कि अगर कोई ड्रोन अटैक्स होते हैं अफगानिस्तान में, यानी ये तो हमने क्लियर कर दिया है कि पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर ऊपर फिजा से कुछ होता है उसमें पाकिस्तान का रिएक्शन क्या, रद्द-ए-अमल क्या होना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, इस पर भी बाकायदा एक पॉलिसी बनने की जरूरत है। और तीसरा ये जो अभी जिक्र हुआ था पहले, जो रुस्तम शाह साहब ने जिक्र किया था कि अगर तालिबान बाय फोर्स काबुल पे कब्जा कर लेते हैं तो हमारे पास फिर हमारा पॉलिसी क्या होनी चाहिए, उन्हें रिकग्नाइज कर देना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वेट करना चाहिए कि बाकी दुनिया क्या कर रही है। ये 3 निहायत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और अच्छी बात यह है कि अब इस वक्त जो पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स हैं वो मिलकर इन पे बहस कर रहे हैं, जिसके नतीजे में और कुछ हो ना हो, तमाम स्टेक होल्डर्स का कम से कम हिस्सेदार बन गए इस पॉलिसी के। अच्छा, मैं जरा पहले आखिरी क्वेश्चन से शुरू करता हूं। अगर रुस्तम शाह साहब ने कहा कि अगर तालिबान कर लेते हैं कैप्चर काबुल को तो हमें को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सेनेटर अनवर साहब, ये ठीक है, यू एग्री? नहीं, मेरी हम्बल ओपिनियन, आई डिसएग्री विद दिस पोजीशन। मेरी राय ये है कि अगर हम ये कहना शुरू कर देते हैं कि अगर वो फोर्सफुली भी टेक ओवर करते हैं काबुल को, हम उसको रिकग्नाइज करेंगे, तो जो परसेप्शन ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है कि हम इनको इनकरेज कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, पैट्रोनाइज कर रहे हैं, उसको री इन्फोर्स करके पाकिस्तान के अगेंस्ट इंटरनेशनल कम्युनिटी में, ग्लोबल कम्युनिटी में शिद्दत के साथ इस्तेमाल होगा। हमें कतन इसको अवॉइड करना चाहिए, बल्कि हमें ये क्लियर सिग्नलिंग देनी चाहिए कि जो फोर्सफुल टेक ओवर है ये टूल नहीं है टू अक्वायर अ गवर्नमेंट। अच्छा, पूरी दुनिया में जो टूल्स हैं, डेमोक्रेटिक टूल्स अवेलेबल हैं और उन्हीं टूल्स की एक्सेप्टेबिलिटी है, लेजिटिमेसी है, तो हम दुनिया के साथ खड़े रहेंगे। हम कोई यूनिक पोजीशन विज़-अ-वी अफगानिस्तान जो हमने पहले 90s में किया था कि पहले रिकग्नाइज कर, पहले ही रिकग्नाइज, वो नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल में हमें ये काम इस वक्त कतअन नहीं करना चाहिए और हमें इंतज़ार करना चाहिए। अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो उस सूरत हाल के जो कॉन्सिक्वेंसेस हों उसके लिए स्ट्रेटेजिक पेशेंस के साथ हम उसको ऑब्जर्व करें, और जैसे चीज़ें अनफोल्ड होंगी तो पूरी दुनिया को साथ लेकर चले और फिर कोई पोजीशन ले, जो भी पोजीशन। ठीक है, खुर्रम दस्तगीर साहब, इस पे आपने सोचा हुआ है, आपके जहन में क्या आता है? ये 2 पोजीशन हमने सुन ली, सेनेटर अनवर साहब की है कि हमें नहीं करना चाहिए, रुस्तम शाह साहब कह रहे हैं कि क्योंकि वो एक रियलिटी होगी तो हमें कर लेना चाहिए। आपका क्या इसमें ओपिनियन है? जी, मैं अपनी जाती राय दे सकता हूं। मैं अपनी पार्टी की राय जो है वो तो प्रेसिडेंट शहबाज शरीफ या सीनियर वाइस प्रेसिडेंट शाहिद अब्बासी देंगे। मेरी जाती राय में हमें रिकग्नाइज नहीं करना चाहिए, हमें माजी से कुछ सबक सीखने हैं। अगरचे ये बात दुरुस्त है कि ये 1996 वाले तालिबान नहीं है, ये उस 25 साल हो गए हैं उस टेक ओवर को, तो एक बड़ा फर्क पड़ गया है कि उसमें आप देख रहे हैं कि वो उस तरह की जो मजहबी इत्तेहा पसंदी थी वो नहीं है, कम हो गई है, अगरचे मौजूद है। और जिस तरह की वो ग्रुपिंग वो बनाना चाह रहे हैं, लेकिन जब तक उनका जो अगर वो टेक ओवर होता है, जब तक उस टेक ओवर को वो ब्रॉड बेस नहीं करते और किसी आइन और कानून के तहत नहीं आते, पाकिस्तान को
इंतजार करना चाहिए। तो यहाँ मैं अनवार साहब से एग्री करता हूँ कि ये बिल्कुल दुरुस्त है कि हमें इंतजार करना चाहिए कि जब तक इंटरनेशनल ऑर्डर जो है वो इस मामले में किसी फैसले तक नहीं पहुंचता। देखिए अफगानिस्तान में बड़ा क्लियर है, हमें ठीक है हम हमारे वो भाई हैं, हमारे वो हमसाए हैं, लेकिन वो एक सॉवरन मुल्क है और हम भी एक सॉवरन मुल्क है। तो जब तक वो हमारी सॉवरेंटी का जो जितनी रिस्पेक्ट रेसिप्रोकल नहीं करते, हमें भी उनकी उतनी ही रिस्पेक्ट करनी है जितनी वह है। और ये जो पूरा सिविल वॉर का जो एक स्पेक्टर है उसमें इशू बनेगा, बड़े सीरियस मामलात होंगे। तो हमें इसको देखना चाहिए कि जब तक कोई इंटरनेशनली इसकी लेजिटिमेसी अकॉर्ड नहीं होती, हमें रश नहीं करना चाहिए लेजिटिमेसी ग्रांट करने की। ठीक ठीक, आई थिंक ये इंपॉर्टेंट है। नाज़रीन, अब बड़ा कम होता है कि ऑपोजिशन बेंचेस और ट्रेजरी बेंचेस एग्री कर रहे हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है और ये एक बाय प्रोडक्ट है। ये जो एक कंसल्टेशन शुरू हुई है ये एक अच्छी बात है, यानी मैंने इसमें लिखा भी था कि ये एक अच्छी बात है कि तमाम स्टेकहोल्डर्स मिलकर बात कर रहे हैं, उसका एक रिफ्लेक्शन हमें नजर आ रही है। उसका बाय प्रोडक्ट है किस चीज का? मैंने कहा जी जो 25,000 पाकिस्तानी शहीद हुए हैं, जिनमें 7,000 फौजी शहीद हुए हैं, ये उसका बाय प्रोडक्ट है कि सोच समझ कर अपनी पॉलिसी इख्तियार करनी चाहिए। रुस्तम शाह साहब, आपसे शुरू करता हूं। रेफ्यूजीज का मामला अगर बढ़ता है, सिविल वॉर आगे चलती है, वायलेंस फैलता है, आपने खुद जिक्र किया एक बड़ी डेंजरस डेवलपमेंट हो रही है कि अफगान गवर्नमेंट की तरफ से, काबुल गवर्नमेंट की तरफ से मिलिशियाज को आर्म किया जा रहा है, जिससे और ज्यादा इम्कान पैदा हो रहा है कि वहां पे अब जो है ये जंग जो है ज्यादा छिड़ेगी, जिसके नतीजे में रेफ्यूजीज ने पाकिस्तान की तरफ आएंगे। जब ये प्रॉब्लम इमर्ज करता है, आपके ख्याल में हमें उनको रोक देना चाहिए, नहीं आने देना चाहिए, कीपिंग इन माइंड के पिछले 20, 25, 30, 40 साल में क्या हुआ है, या हमें उनको अंदर आने देना चाहिए? क्या पॉलिसी होनी चाहिए? देखिए, पहले मैं ज़रा आपका पहला नुक्ता जो था इससे पहले उस पर मैं ज़रा एक मिनट बात कर लूँ। बात असल में ये है कि हमें डिक्लेयर करने की ज़रूरत क्या है कि अगर तालिबान फोर्सफुली कब्ज़ा कर लें तो हम उस हुकूमत को रिकग्नाइज़ करेंगे। हमें ये कहने की ज़रूरत ही नहीं है। हम तो मफरूज़ों पे बात कर रहे हैं। पता नहीं ये अगर अफ़गान आर्मी इंटैक्ट रहती है तो तालिबान के लिए शायद मुमकिन नहीं होगा कि वो इतनी जल्दी काबुल पर कब्ज़ा कर लें। अगर अफ़गान आर्मी में डिज़र्शन रेट इस वक्त जो 10-12% है, अगर 20% तक जा पहुँचता है तो फिर वो डिसइंटीग्रेशन की तरफ जाएगी। उस सूरत में शायद तालिबान के लिए ये आसान होगा कि वो काबुल पर कब्ज़ा कर लें। लेकिन अगर वो इंटैक्ट रहती है तो मैं समझता हूँ कि एक बड़ा लंबा एक बड़ी स्टेलमेट होगा। उस स्टेलमेट की जद में सिविलियन पॉपुलेशन आएगी, लोग आएंगे और एक ह्यूमन डिस्प्लेसमेंट होगा बहुत बड़े पैमाने पे, और शायद ज़्यादा ह्यूमन डिस्प्लेसमेंट जो है वो अफगानिस्तान के अंदर ही रहेगा। शायद बाहर मुल्कों में ईरान या ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, पाकिस्तान की तरफ लोग शायद नहीं आएंगे। इसलिए मैं समझता हूँ कि इस वक्त हमें अपने ऑप्शन खुले रखने चाहिए, लेकिन हमें ऐलान नहीं करना चाहिए कि अगर ये हुआ तो हम ये करेंगे, ये हुआ वो ये करेंगे। वी मे बी ओवरटेकन बाय इवेंट्स वेरी सून। दूसरी बात ये है कि जहाँ तक अफगान रेफ्यूजीज की बात है, अगर वो आए यहाँ पे तो मेरा नहीं ख्याल कि इतनी बड़ी तादाद में लोग आएंगे, इसलिए कि पहली बात तो ये है कि यहाँ पे ऑलरेडी अफगान मुहाजिरीन काफ़ी तादाद में मौजूद हैं और उनको मालूम है कि इस वक्त उनके लिए कोई मदद नहीं है। UNHCR, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम वगैरह, उनकी मदद जो है तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। अब वो अपने लिए खुद जो है वो अपने वसाइल पे भरोसा करते हैं, जो शायद आने वालों के लिए मुमकिन नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि वो सपोर्ट, वो सिंपैथी और वो इंथुजियाज्म जो 1980 में थी, 80 की दहाई में थी कि अफगानिस्तान में जिहाद हो रहा है और ये लोग जिहाद के विक्टिम्स हैं और यहाँ आए हैं, हमारे भाई हैं, अब वो जज्बा, वो इंथुजियाज्म, वो चीज़ अब नहीं रही। तो इसलिए अब उसूली फैसला तो करना पड़ेगा ना रुस्तम शाह साहब, हमें को उसूली फैसला तो करना पड़ेगा जी कि हमने करना क्या है, जितने भी आए, कम आए, ज्यादा फैसला मैं हमने को फैसला करना। दरवाजे पर ये ह्यूमैनिटेरियन इशू है और जो काज हम कंसिस्टेंटली पिछले 40 साल से एडवोकेट करते रहे हैं, प्रमोट करते रहे हैं, ये उसकी खिलाफ वर्जी होगी अगर हम दरवाजे बंद कर लें। मैं समझता हूँ कि थोड़ी तादाद में वो आएंगे, उनको यहाँ आने दिया जाए, लेकिन उनको जो डेजिग्नेटेड कैंप्स हैं उन तक रखा जाए और यूनाइटेड नेशन से मदद मांगी जाए ताकि पाकिस्तान
वो बोझ जो है बर्दाश्त नहीं करेगा, वो इंटरनेशनल कम्युनिटी उसमें शरीक होगी और वही उनको लुक आफ्टर करेगी। बिल्कुल। सेनेटर अनवर साहब, देखिए 1951 जेनेवा कन्वेंशन के तहत कहीं पे भी कॉन्फ्लिक्ट जोन से अगर लोग जाते हैं तो हम बाउंड है, मैंडेटरी है पाकिस्तान के स्टेट के लिए कि वो उन लोगों को रेफ्यूज प्रोवाइड करे, उनको असाइलम दे। ठीक है। तादाद कितनी होगी, मेरा अपना भी अंदाज़ा ज़ाती यही है कि शायद बहुत बड़ी तादाद ना हो। एक इंटरम अरेंजमेंट यकीनन होनी चाहिए, और जो ही कॉन्फ्लिक्ट खुदा न ख्वास्ता खाकम बदान अगर बढ़ा तो ज़ाहिर है इंटरनेशनल कम्युनिटी पोर इन करेगी रिसोर्सेज, और शायद वो पाकिस्तान के नेशनल रिसोर्सेज पे इमीडिएटली बोझ ना हो। लेकिन पिछले 5 दिहाइयों से अफ़गान रेफ्यूजीज़ की जो यहाँ प्रेजेंस है वो हमारे लिए लीगल क्वेश्चंस रेज कर रही है, सोशल क्वेश्चंस रेज कर रही है, पॉलिटिकल क्वेश्चंस रेज कर रही है, इकोनॉमिक क्वेश्चंस रेज कर रही है। ये वक्त आ गया है कि उस पे एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन हो, पार्लियामेंट का हो, कौन सी गलतियां बाकी स्टेक होल्डर्स हो कि आखिर इनकी प्रेजेंस को क्या करना है, रैशनलाइज करना है इनकी प्रेजेंस को, इनको वापस धकेलना है, रखना है, सिटीजनशिप देनी है, नहीं देनी है। ये वो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं जिस पे इस वक्त पाकिस्तान की रियासत को और उससे जुड़े हुए जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको अब गौर व फिक्र, और ये अभी जो है वो अपॉर्चून मोमेंट है, ये में फैसला करने की जरूरत है। मैंने बड़े कोडेड अंदाज में किया कि हमारे लिए इसके लिए पॉलिटिकल सोशल इम्प्लीकेशंस हैं। बलूचिस्तान के अंदर है, केपी के अंदर है, पंजाब के अंदर है, सिंध के अंदर है। इनकी प्रेजेंस जो है ना वो वाइड स्प्रेड ऑल 4 प्रोविंसेस में है। वो सोशल फैब्रिक में आए हैं, पॉलिटिकल फैब्रिक में आए हैं, और उनके अपने अपने शेड्स हैं। ये शेड्स मुख्तलिफ हमारे यहाँ एजिटेटिव मूवमेंट में प्रेजेंट पार्टिसिपेशन करते हैं, वोटिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं, हमारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं विदाउट बीइंग टैक्स्ड। सो ये डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स हैं, डिफिकल्ट इश्यूज हैं, लेकिन इनको सोचने का वक्त आ गया, उस पे सवाल ढूंढने का वक्त आ गया। नाज़रीन, लेट्स टेक अ ब्रेक। रेफ्यूजीज का इशू जाहिर बात है पिछले 5 दिहाइयों से जिस तरह के सेनेटर साहब कह रहे हैं ये हमारे सामने, हम सबको पता है कि क्या मामलात हुए। अब ये एक और वेव आ रही है, क्या हम उस पिछली 5 दिहाइयों का जो एक्सपीरियंस है, जो तजुर्बा है, उसको सामने रख कर राइट लेसन्स लर्न कर सकते हैं कि अब हमें क्या करना है? इशू वही है जो पहले बात हुई है ब्रीफिंग में कि जो भी हो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, रियासत को, सियासी क़यादत को, पार्लियामेंट को अब कुछ क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है कि ये आ रहा है, इशू में नज़र आ रहा है कि इशू आ रहा है। हमें पहले तैयार होना चाहिए और फैसला कर लेना चाहिए कि इस मामले को इस तरीके से हमने निपटना है। तो ये इंपॉर्टेंट इशू है रेफ्यूजीज के हवाले से भी। ब्रेक लेते हैं, खुरम साहब से भी मैंने बात करनी है, और उसके बाद मुश्किल सवाल कि अगर अमेरिका की तरफ से काउंटर टेररिज्म होता है, ड्रोन्स का इस्तेमाल होता है, तो उस सूरत हाल में हम क्या करें? जरा इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, वेलकम बैक। बड़ी अहम डिस्कशन हो रही है, रेफ्यूजीज की हम बात कर रहे थे कि क्या करना चाहिए। आपने ओपिनियन सुना दो मेरे मेहमानों का। खुरम दस्तगीर साहब, ये प्रॉब्लम जो हमारे सामने आएगा, हमें क्या करना चाहिए? है, और मेरा जाती ओपिनियन है, पार्टी का नहीं है, कि हमें बॉर्डर पर ही कैंप्स क्रिएट करके अभी से खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की हुकूमतों को इसकी तैयारी करनी चाहिए कि वहां बॉर्डर पर ही अभी से एरियाज डेजिग्नेट करें जहां उनको हम जरूर ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड करें, खाना प्रोवाइड करें, छत प्रोवाइड करें, लेकिन वो बॉर्डर से उनको आगे नहीं है, हमें उसको ब्लॉक करना है। क्योंकि अगेन ये जो पिछले 40 साल के सबक हैं, अगर हम आज भी उनसे नहीं सीखेंगे तो वो कहते हैं कि जो लोग तारीख से सबक नहीं सीखते, तारीख आके उनके सर पे बार बार हथौड़े मारती। ठीक है, आई थिंक इंपॉर्टेंट है। खुरम साहब, आप ही फिर मुझे अगला जवाब भी देते हैं, फिर मैं ड्रोन्स के हवाले से, अगर उस तरह की काउंटर टेररिज्म जो है वो अमेरिका करता है तो, और अगर ड्रोन पाकिस्तान की फिजा में आते हैं, चाहे यहां से टेक ऑफ ना करें, लेकिन अगर वो हमारी फिजा को इस्तेमाल करते हैं और अफगानिस्तान के अंदर वो अपनी कार्रवाई करते हैं, तो उसमें फिर क्या ऑप्शंस आपको नजर आ रहे हैं? हमारी पॉलिसी क्या हो सकती है उस डिस्कशन की रोशनी में जो अभी इस ब्रीफिंग में हुई है? देखिए जी, आपके पास उतनी ही खुद मुख्तारी है जितनी आप दिफा कर सकते हैं उसका। यू हैव एज मच सॉवरेंटी एज यू आर विलिंग टू डिफेंड।
तो अभी जो एलॉक्स हैं, जो एयरलाइंस ऑफ कम्युनिकेशन है, ये बात हम सबके लिए परेशान कुन है कि 20 साल से उसके ऊपर कोई तहरीरी मुआहदा मौजूद नहीं है। तो हुकूमत से और रियासत पाकिस्तान को चाहिए कि फौरी तौर पर इस पर तहरीरी मुआहदा करें, और हमें रेड लाइन ड्रॉ करनी है कि पाकिस्तान के अंदर कोई हमला हुआ तो वी विल टेक रिटेलिएटरी एक्शन, क्योंकि उसामा बिन लादेन के बाद जिस पे उन्होंने हम पर हमला भी किया और आज तक हमें जो है वो बुरा बना रहे हैं, तो हमें बहरहाल अपनी मुख्तारी का दिफा करना है। बिल्कुल, आपने रेड लाइंस करनी, और ये बात बिल्कुल दुरुस्त करें नाज़रीन कि ये जो तमाम तर मामले अभी तक जो है वो ज़बानी कलामी है, रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है, चुनाचे ये शायद मौका है कि इसको तहरीर तौर पर लाया जाए। सेनेटर अनवार साहब, देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि सवरानिटी, खुद मुख्तारी ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, बट एट द सेम टाइम पाकिस्तान का जो डिक्लेयर्ड एनिमिटी है ना, वो 157 मुल्कों में सिर्फ हिंदुस्तान के साथ है। हमें ये हकीकत जो है ना, इसको मद्देनज़र ज़रूर रखना चाहिए। बाकी दुनिया के साथ एट टाइम्स हमारा कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट होता है, एट टाइम्स डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होती है, बट वी शुड बी एक्सरसाइजिंग ऑल द डिप्लोमेटिक ऑप्शंस शॉर्ट ऑफ वॉर। हमें इस हिमाकत की तरफ अपनी 22 करोड़ लोगों की इस मुमलिकत को नहीं ले जाना चाहिए कि आप वेस्ट के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ ऐलान जंग कर दे और एक पूरे मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट की तरफ लेकर जाए। बिल्कुल ठीक है। रुस्तम शाह साहब वेरी ब्रीफली काइंडली बताएगा, मैं बहुत खत्म हो गया है, अगर इस तरह की सूरत हाल डेवलप होती है तो हमारा रवैया अमेरिका की तरफ थोड़ी लचक होनी चाहिए या एक सख्त जो है हमारी एक अप्रोच होनी चाहिए, जो कि कुछ हद तक वज़ीर आज़म साहब की तकरीर से झलक रही थी, कम से कम मुझे ऐसा लगा। देखिए, पिछले कई सालों की तारीख से अगर हम सबक सीखें तो हम प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन अमेरिका जो चाहेगा वही करेगा, हमारे एयर स्पेस को इस्तेमाल भी करेगा, ड्रोन भी मारे जाएंगे और हम प्रोटेस्ट करते रह जाएंगे, लेकिन उससे आगे शायद कुछ नहीं हो। ठीक है। ये नाज़रीन आपने देख लिया, फाइनल मेरे पास मेरे ख्याल 1 मिनट रह गया है क्विकली, वहां से टीटीपी, दहशतगर्दी, मिलिटेंसी खतरा है, यकीनन है, जिसके साथ हम इस वक्त बलूचिस्तान में खुसूसी तौर पे और हमें प्रोएक्टिवली कुछ करने की जरूरत है। हमें प्रोएक्टिवली उसको परसू करना चाहिए। हमारा ये एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, ये चाहे वो सक्सेशनिस्ट हैं बलूचिस्तान में या रिलीजियस इंस्पायर्ड वायलेंस के लोग हैं, हमें काइनेटिकली किसी सूरत चैन और सुकून से नहीं बैठना चाहिए। हम कोई $3.8 बिलियन अ ईयर फॉरेन एड पे डिपेंडेंट नहीं है, हमारा रेवेन्यू जनरेशन अपना है, हम अपना टैक्स कलेक्शन करते हैं, उसके नतीजे में जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए, फोर्सेस हैं इस पे, तो मोनोपोली ऑफ वायलेंस शुड लाई विद द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। ठीक हो गया नाज़रीन, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा तीनों मेहमानों का। इंपॉर्टेंट थी ये वो बड़े चैलेंजेस हैं जो आने वाले दिनों में हमारे सामने आ रहे हैं। अच्छी बात यह है कि इनके ऊपर बहस मुबाहिसा शुरू हो गया है। अब उसके नतीजे में एक अच्छी जो है वो तरीके से अगर एक पॉलिसी तराशी गई तो ऐन मुमकिन है कि इन चैलेंजेस से निपटने के लिए कुछ हद तक पाकिस्तान को आसानी हो जाए। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल।